मैं नदीम लाली और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आपको याद होगा कि 2022 में मुंब्रा के एक ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, तमाम ही मंत्री वहाँ मौजूद थे, जनता थी। मुंब्रा कलवा के सिटिंग एमएलए जितेंद्र आवाड़े वहाँ मौजूद थे। मुंब्रा शहर की समाज सेविका भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रीता रशीद भी वहाँ पे थी और वहाँ पर कुछ विवाद हुआ, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ और रीता रशीद ने डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ के ऊपर केस दायर कर दिया था। जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, केस हुआ, फिर दूसरा केस फाइल किया गया। आगे इसमें इस तरह से चलते चलते ये मामला काफ़ी तूल में पकड़ा और रीता रशीद के ऊपर एट्रोसिटी का केस लगाया गया। साथ में ही उनके ऊपर पीटा, पोस्को, सब इस तरह कई सारे केस लगाए गए। जिसके बाद जून में रीता रशीद ने एक रिटर्न एफआईआर फाइल की, जिसमें उन्होंने तकरीबन 20 लोगों को नामजद किया था उस एफआईआर में, जिसमें प्रमुख नाम था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता कलवा मुंब्रा विधानसभा के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ का। उसके साथ में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के कई सारे पदाधिकारी, तकरीबन 20 लोग इस मामले में नामजद किए गए, जिसमें मुख्य नाम जितेंद्र आवाड़ का था। आज इस सिलसिले में 13 सितंबर 2024 को रीता रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने डिटेल से बताया कि इस पूरे मामले में क्या हुआ और कहाँ तक पहुँचा। साथ में ही उनके वकील ने भी हमसे बात किया, इस केस के टेक्निकल पॉइंट बताए। पेश है आपके सामने वीडियो। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। रीता मैडम, आज आपने पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहो? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आपको सभी को पता है क्या एक विषय 2 साल पहले हुआ था। 2022 में एक केस, थोड़े में बोलूंगी, मैंने जब 354 किया था, जो मेरा विनय भंग हुआ था जो ब्रिज के ऊपर, उसके बाद किस तरीके से मेरे पे दूसरे दिन एट्रोसिटी की केस हुआ। उसके बाद 1 महीने में मेरे पास पीटा पोस्को का केस हुआ और वो 20 समरी होने के बाद आप लोग से मैं नहीं बता पाई आप लोगों को, लेकिन थाना में प्रेस हुआ था। तो 20 समरी होने के बाद गए जून के 5 तारीख को मैंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में केस किया, क्योंकि वो 20 समरी हुआ तब पता चला मुझे सब, क्योंकि सब झूठ था और उसमें लड़कियां झूठ थी। सभी पूरे लोगों को पता ही है किस तरीके से प्लानिंग हुआ, किस तरीके से सब चीजें हुई, कैसे भूखे में लड़कियों को लाया जाए, कोई ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कैसे लोगों का आधार कार्ड बनाया गया, कैसी, मतलब एक एफआईआर बनाने के लिए एक लड़की लगती है ना, एक लड़की लगती है, या एक लड़की से एफआईआर बना है, उसमें 3 लड़की है। लेकिन सच मानो, अगर हकीकत देखेंगे आप लोग, तो उसमें कई लड़की है, कई लड़कियों को बदला गया है। एफआईआर किसने किया है वो अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन जोया नाम की लड़की का एक आधार कार्ड बना और उस पे पूरी स्टोरी चली। फिर सच सब बात सामने आया, लोगों के सामने आया, पुलिस के सामने आया, फिर लोगों के सामने आया और उसके बाद 20 समरी हुई। उसके बाद 15 जून को मेरा एफआईआर लिया गया मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने, जिसमें जो इसमें आरोपी थे उनका नाम डाला गया, जिसमें पहले आरोपी शबाना शेख, ये जिम चलाती है। दूसरी है संस्था चलाती है। पहला नाम है रौनक शेख का, पहला नाम, जो जिम चलाती है। दूसरी है शबाना, जो एक संस्था चलाती है। तीसरी है शाइस्ता, जो एक सब कार्ड बीट बनाते हैं ना, अपन छोटे मोटे महिला जो लोगों को मदद करते हैं उसे कार्ड बनाते हैं, इसका आदमी का एक ऑफिस भी है। तीसरा है परवीन, चौथा है परवीन, उसके बाद बंटी, उसके बाद है जितेंद्र सतीश अवार्ड, उसके बाद यूनुस केबल वाला, रफीक खान, शबाना
एक दूसरी शबाना है, इसमें दो शबाना है, रेहाना, सोनिया, हीना, ऐसे 22 नाम है जिन्होंने ये सब कट रचने में काम किया था। जिन्होंने, जैसे कि रौनक जो जिम चलाती है, जहाँ पर लड़कियां माशाल्लाह जिम करने आती है या फिर जो भी काम से आती है, तो ये जिम चलाने वाली ने कुछ लड़कियों को पास किया, संस्था चलाने वाली के बाद शबाना के पास, शबाना ने उसको पुलिस के पास, फिर पुलिस से उनका एफआईआर हुआ, फिर वो कार्ड, ये आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था तो एक झूठा नाम से उसका बनाया गया। इस सब तरीके से रचना करने वाले लोगों का नाम है। कट रचने वाला जो मेन है, जिसको लगा कि मैंने जो एट्रोसिटी का ये अपना 354 का जो केस किया, उनको लगा कि नहीं, बदला लेना चाहिए करके ये सुपारी बाजों को खड़ा किया और मुझ पे केस किया गया, जिसका नतीजा 15 जून को जो उन लोग के सब पे एफआईआर हुआ। और बोलते हैं ना, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो इस तरीके से ये सब सच्चाई सामने आई। तकलीफें बहुत हुई, किस तरीके से मेरी बेटी पे एक झूठा केस में नाम डाला गया। मतलब मैं बोलूं, मेरी बेटी पे तो झूठा केस बनाया गया, मुझ पे झूठा केस बनाया गया, वो सब सामने आया। तकलीफ के बारे में मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ किस तरीके से तकलीफ, सब बताते रही हूँ हमेशा। लेकिन आज मैं कानून पे भरोसा करने पे और अल्लाह पे भरोसा करने में पता चला कि सच्चाई सामने आएगी। सिर्फ सब्र रखना है और अल्लाह पे यकीन रखना है। जो मैंने किया, मैं केस अभी बन के भी आप लोग को पता है 3-4 महीना होने आया, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है अभी तक। क्या अरे मैं, जैसे कि आपने देखा था यहाँ का आमदार जितेंद्र सतीश अवार्ड, जब मेरे पे झूठा केस बनवाया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया था गीता कुरान लेके, मी पागल झालोय, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे काफी ट्वीट किए गए थे मेरे बारे में, मेरे पे वॉच रखा गया था। ये सब बातें मेरे साथ हुई थी उस टाइम पे, लेकिन मैं सब्र वाली हूँ, अल्लाह पे यकीन करने वाली हूँ। इसलिए अल्लाह पे यकीन करके, कुछ कानूनन बात है, कुछ जो कोर्ट में अभी टॉपिक चल रहा है, उस पे से मैं जब्बारी को बोलूंगी, आप थोड़ा उस पे। भाभी, पहले मैं एक सवाल मेरा आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपके खिलाफ जो गहरी साजिश रची गई आपको फंसाने के लिए, उसके अंदर आप ही की पार्टी बीजेपी की भी कुछ लोग शामिल थे, उनका क्या, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें बिल्कुल सही बात है। जैसे सुपारी वाले बहुत लोग हैं, और यकीन से आपने जो पूछा है वो मुझे भी पता है और आगे आएगा। मैंने बोला, मैं सब्र करके बैठी और मैंने मेरे अल्लाह पे यकीन रखा है। मैं मेरा काम तभी भी करते रही थी और अभी भी कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी ये सब केस में ध्यान दिया था और इसमें सब बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, उसमें से मेरे को तो ये भी बात मालूम है कि एक पदाधिकारी की बीवी भी खुद नकाब के पीछे बैठ के वीडियो बनाई है। और सही बात है आपकी, तो बस वो पार्टी देखेगी और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इतना यकीन रखा है तो आगे भी यकीन है मेरा मेरे अल्लाह पे, ये सब बातें और भी आगे आएंगी। मेरे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आप लोग ने लिखा है। मैं गए 2 साल से कंटिन्यू इसलिए पीछे हूँ या फॉलो कर रही हूँ या देख रही हूँ मेरे पे कितना जुल्म हुआ इस चीज़ों को लेके। तो मेरे लिए चुनावी नहीं है ये, जैसा अभी भी 22 के 22 आरोपी खुला घूम रहे हैं और बेल लेने आज जितेंद्र सतीश अवार्ड को जाना पड़ा। उन्होंने तो कहा था कि मैं बेल नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मैं आरोपी हूँ। उन्होंने बहुत बार जो अत्याचार अन्याय होता है उस पर वो बहुत आवाज उठाते हैं। तो मैं तो मेरे साथ साथ जो इसमें जितनी बेटियां हैं, बहुत सारी बेटियों को यूज किया है। ये मेरा मुद्दा है जो मेरे साथ हुआ था और मैं उसी पे लड़ रही हूँ। तो चुनावी बोल के मैं नहीं मेरे मुद्दों को ये करूंगी।
लेकिन ऐसा है, इसमें इंसाफ तो मिलना चाहिए सबको, और जो हुआ है वो सामने आएगा। और अभी तो पहले 4 लोगों ने बेल डाला था और 2 लोगों ने बेल डाला है। अभी आज इन्होंने भी बेल डाला, बड़े तत्काल में बेल डाला, बड़े चालाकी से बेल डाला इन्होंने। ठीक है, ध्यान है सबका, और सच की जीत तो हुई है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने झूठ किया है, जिस तरीके से इन्होंने नकाब को बदनाम किया है, जिस तरीके से इन्होंने नकाब के पीछे जो हमारी बेटियां, हमारी औरतें, उनको बदनाम करने की कोशिश की है, अल्लाह ने कामयाब नहीं किया, क्योंकि वो हमारे नकाब, ये हमारा मुक्का, ये हमारी इज्जत है। तो ये सब चीजें की है, तो ये सब सामने आएगा। और बस आज बेल के लिए जा रहे हैं, मतलब झूठे हैं, इन्होंने कट रचा है, इन्होंने प्लान किया है, इन्होंने बदला लेने के लिए मुझसे ये सब प्लान किया है, और वो आज सबके सामने है। और आप लोग को बताने का यही है, ऐसी औरतों से बचिए और ऐसे लोगों से बचिए। ये बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से ये सब सुपारीबाज लोग प्लान करते हैं, लेकिन सही है, ये सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई सामने आया है। तो यही कहना है कि मुझे मेरे न्याय पे और मेरे अल्लाह पे बहुत यकीन है, सब सामने आएगा और इनको सजा भी मिलेगी। सबकी बात एक होती है, क्या पुलिस इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, बहुत सारी बातें होती है। आप लोग भी ऑफ कैमरा पूछते हो तो मैडम इन लोग को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। तो देखिए, मैं बस देख रही हूँ, मैंने पहले भी सब देखते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इंशाल्लाह करेंगे, इनका जिस दिन गुनाह और बढ़ेगा उस दिन बिल्कुल ये लोग अरेस्ट होंगे। और लेकिन जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक इनको सजा नहीं होगी, समाज में ये जो मैसेज इन्होंने दिया है ना, किस तरीके से सुपारी लेके, इस तरीके से नकाब के पीछे ये सब हो सकता है, जब तक ये सब सामने नहीं आएगा और जब तक इन लोग को, ऐसी लोगों को सजा नहीं होगी और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक। वकील साहब, क्या कहना चाहोगे, ये जो रिदा मीम के साथ में जो मामला हुआ था, आप पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं, क्या कहना है, कहाँ तक ये मतलब मामला पहुंचा है? देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो बेसमरी कोर्ट ने मंजूर की थी, और बेसमरी के बाद जब स्टेट की तरफ से डीसीपी जोन 1 कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि हमें इसमें प्रोसिक्यूशन की परमिशन चाहिए, तो उस वक्त कोर्ट ने, खुद स्पेशल कोर्ट ने कहा कि आप जिस चार्जेस के लिए परमिशन मांग रहे हो, जिस प्रोविजन में आप गुनाह नोन करने की परमिशन मांग रहे हो, तो ऑलरेडी वो जो गुनाह है, जो कलम लगे हुए, वो कॉग्निजेबल है। इसके लिए हम एप्लीकेशन हमारे पास फाइल करते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस वाले को खुद से उसमें एफआईआर लेनी होती है। तो पुलिस वालों ने उसके बाद एफआईआर लेने के लिए थोड़ा सा आनाकानी हुई इस मामले में, मगर रिदा मैडम को जो तकलीफ थी, उनके घर पे भी काफ़ी परेशानी आई, और इसके अलावा जो 3 औरतें और हैं इसमें, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ इस झूठे केस के बाद जो इनके खिलाफ हुआ था। तो उसके बाद खुद रिदा मैडम ने इनिशिएटिव लिया और एफआईआर दाखिल करने के लिए गए, और एफआईआर हो भी गया उसमें। और एफआईआर में जैसे कि उन्होंने भी बताया कि इतने सारे नाम थे, और उसमें से आज जो है एक कोर्ट में एक नया बिल एप्लीकेशन फाइल हुआ है, जो हमारे आमदार साहब है, उन्होंने खुद फाइल किया है। मगर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये एफआईआर जो हुआ, एफआईआर नंबर है 1477/2024, 1477/2024। ये एफआईआर रजिस्टर होने से पहले डीसीपी जोन 1 ने ठाणे नगर में एक और एक एफआईआर रजिस्टर किया है। वो एफआईआर का नंबर है 79/2023। उसके बाद भी समरी रिपोर्ट फाइल हुई है कोर्ट में। तो उस वक्त एक गुना कि मेडिकल के लिए जब हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई इस लड़की को प्रोड्यूस करो, जो एक बोगस नाम, जो आइडेंटिटी चेंज करके लड़की मुब्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल करने के लिए गई थी, और दाखिल भी किया था उसने, बाद में वो लड़की आने से इनकार कर दी, तो उसकी जगह पर कोई और लड़की मेडिकल के लिए गई थी। और जब मेडिकल के लिए खुद डीसीपी जोन ने उनको बुलाया था, हाईकोर्ट जस्टिस गडकरी और पीडी नायक, इनके ऑर्डर पास होने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई इनके एडवोकेट के थ्रू इनको प्रोड्यूस करो, जो फिरियादी है लड़की पुराने वाले एफआईआर में, जो झूठा एफआईआर के खिलाफ किया गया था। तो उस वक्त वो लड़की तो आई मेडिकल के बाद, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर ने उस लड़की को कहा कि आपका नोज पीस उठाओ, तो उसने उठाने से मना किया और खुद उस ऑफिसर ने उसका नोज पीस खींचा। तो उस वक्त ये बात सामने आई कि जिस लड़की ने एफआईआर दाखिल की है वो लड़की वो नहीं है, उसके अलावा कोई और लड़की आई। तो ये बात सामने आई। उसी वक्त पुलिस वालों ने एक नया एफआईआर दाखिल किया ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में, और उस एफआईआर के बाद कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था, मगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एक एफआईआर हुई है, और आज उस एफआईआर के अंदर नया नाम आया है जिन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, ये 3 लड़की बता रहे कि तीनों अलग अलग लड़की थी, तो ये क्या नाम था तीनों लड़की का?
देखिए उसमें ऐसा है कि जो ओरिजिनल लड़की है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो माइनर बताई जा रही है एक। अच्छा। और जो बोगस नाम से जो लड़की आगे आई उसका नाम था जोया, एक नाम था अलीना, ऐसे 3 नाम थे उसके अंदर। तो मैं एक नाम तो उसके अंदर बताऊंगा नहीं जो कोर्ट में है। एक ही लड़की के 3 नाम या नहीं, 3 लड़कियां भी अलग अलग हाजिर, लड़कियां भी अलग। मेडिकल के लिए हर वक्त हाजिर हुई है और मेडिकल के लिए उनके साथ कहीं यहाँ से औरतें भी गई है नोस्पीस के अंदर जो उसकी चाची मामी खाला ऐसा बन के। अच्छा, इस मामले के अंदर सिर्फ इनको फंसाने का तो एक अलग गुना है। इनको फंसाने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी की 5 मशीनरी का मिसयूज किया गया। सबसे पहले पुलिस के पास बोगस चीजें दाखिल की गई, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास झूठे 164 के स्टेटमेंट दिए गए, 164 के बाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल हुआ, उस पिटीशन के अंदर झूठा आधार कार्ड प्रोड्यूस किया गया। ये सारी फोर्जरी पहले की गई है और बाद में कोर्ट में दाखिल किया गया है। फिर उसके बाद स्पेशल कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट फाइल की गई है, तो वहां भी झूठे नाम से लड़कियां थी। अच्छा, 164 का जब स्टेटमेंट होता है तो उस वक्त उनके पास एक मौका होता है कि वहां पे कोई नहीं होता है, इन कैमरा होता है, सिर्फ मजिस्ट्रेट होती है और वो बयान देने वाली लड़की होती है। तो उस वक्त उनके पास ये मौका था कि वो सच बोले वहां पर, फिर भी उन्होंने सच नहीं बोला और ये सारी कॉन्स्पिरेसी इस तरीके से रची गई। उसके बाद जो शिवाजी हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है वहाँ पे भी बोगस औरतें, बोगस आधार कार्ड वगैरह जमा किए गए, झूठा मेडिकल बनाया गया। अच्छा, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलता है सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी बाद में उसको दाखिल किया गया उन चीज़ों को और वहाँ से मेडिकल बनाने की कोशिश की गई। अभी जिस आपने बताया तरीके से कि एक मिनट, अभी आपने बताया कि हमदार साहब ने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, जी, बेस किया अप्लाई करने का? वो इसके अंदर 7वें नंबर पे आरोपी है और उनका नाम है और कुछ विटनेस में उनके खिलाफ स्टेटमेंट है और जो हमारी तरफ से मैडम ने जो एलिगेशन दिए हैं, तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो भी समझे में जिसका नाम है, 3 औरतें हैं। वो 3 औरतों में से एक औरत है एक्यूज, उनके साथ आमदार साहब का काफी क्या नाम है उसका? रिलेशन, रौनक आजम खान, रौनक आजम शेख। अच्छा।